Who are you? How come you're in here? तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लैंस प्रिस्टन को, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो हमें अपनी बैक स्टोरी बता रहा है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने जब उनका खुद का घर खरीदा तो वो कितने खुश थे, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई और लैंस का भी कुछ एंटिटीज के साथ एनकाउंटर हुआ जो वो आज तक नहीं भूल पाया। और बचपन में हुए इस एक इंसिडेंट के बाद उसे इंस्पिरेशन मिली कि वो बड़े होकर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने। लेंस के साथ उसके दो दोस्त भी हैं, साशा पार्कर और मैट वाइट। साशा ऑकल्ट स्पेशलिस्ट है और मैट इक्विपमेंट और टेक टीम का लीडर है। लेंस जिस भी हॉन्टेड प्लेस को विजिट करता था वो उसकी पूरी वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करता था एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में। आज जिस डॉक्यूमेंट्री का हम रिकैप करने वाले हैं वो लेंस प्रिस्टन की आखिरी डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि इसके बाद वो कोई दूसरी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए जिंदा नहीं बचा। अब हम देखते हैं कि लेंस हमेशा की तरह एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक हॉन्टेड प्लेस पर आया है। इस प्लेस का नाम है कॉलिंगवुड साइकेट्रिक हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का जो लैंड एरिया था वो करीब 80 एकड़ तक फैला हुआ था, लेकिन वह हॉस्पिटल की सिर्फ एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, बाकी सब लैंड खाली था। अब यह हॉस्पिटल नॉर्मल हॉस्पिटल से हॉन्टेड हॉस्पिटल कैसे बना, इसकी स्टोरी बड़ी यूनिक है। साल 1895 से लेकर साल 1960 तक इस हॉस्पिटल में काफी सारे करीब 80,000 मेनलैंड लोगों का इलाज हुआ जो मानसिक तौर पर बीमार थे, और साल 1963 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद उस हॉस्पिटल में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई, जैसे चीज़ों का अपने आप मूव करना या किसी के रोने या हंसने की आवाज़ सुनाई देना एक्सेट्रा। अब लेंस फुटेज में आगे बताता है कि वो और उसकी टीम 8 घंटों के लिए खुद को इस हॉस्पिटल में बंद करने वाली है, ये देखने के लिए कि क्या ये सच में एक हॉन्टेड हॉस्पिटल है या ये सिर्फ एक अफवाह है। अब लेंस वहाँ के एक लोकल हिस्टोरियन से मिलता है जो उन्हें इस अस्पताल के पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला है। वो हिस्टोरियन बताता है कि इस हॉस्पिटल को 1893 में बनाया गया था और इस हॉस्पिटल में अक्सर लोग अपने उन फैमिली मेंबर्स को छोड़कर जाते थे जो मानसिक तौर पर काफ़ी बीमार हो, और यहाँ उन पेशेंट को कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। कभी कोई पेशेंट ज़मीन पर सो जाते थे बिना कंबल के, या कभी कभी कोई पेशेंट बिना कपड़ों के हॉस्पिटल में भटकते थे। कोई उन पर ध्यान नहीं देता था। अब लेंस उस हिस्टोरियन से डॉक्टर आर्थर फ्रीकन के बारे में पूछता है। वो हिस्टोरियन बताता है कि आर्थर फ्रीकन एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ न्यूरोलॉजिस्ट था और वो इस हॉस्पिटल में हेड फिजिशियन था 1937 से 1948 तक। आर्थर फ्रीकन के बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी कि वो पेशेंट के ब्रेन के साथ कुछ अलग करने की कोशिश करता था, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि लीगल नहीं था, जिस वजह से लगभग 140 पेशेंट की मौत हो गई थी। इस थ्योरी को कभी कोई प्रूव तो नहीं कर पाया था, पर कुछ टाइम बाद 15 अगस्त 1948 में 6 पेशेंट डॉक्टर आर्थर फ्रीकन के ऑफिस में जाते हैं और चाकू से उन्हें मार देते हैं, और ठीक उसी समय पर एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर की भी डेथ हो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर आर्थर फ्रीकन की हत्या पर मेजॉरिटी पब्लिक ध्यान नहीं देती, और ये बेसबॉल प्लेयर की डेथ डॉक्टर आर्थर फ्रीकन की डेथ को ओवरशैडो कर देती है। अब लेंस उस हिस्टोरियन से पूछता है कि क्या तुम भूतों पर विश्वास करते हो। हिस्टोरियन बताता है कि मुझे नहीं पता कि भूत सच में होते हैं या नहीं, लेकिन अगर वो होते हैं तो ये हॉस्पिटल सबसे बढ़िया जगह होगी उनको ढूंढने के लिए। अब उस हॉस्पिटल का केयरटेकर लेंस और उसकी टीम को अंदर ले जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही वो उन्हें सबसे पहले रिसेप्शन दिखाता है और फिर वो उन्हें हॉस्पिटल के अंदर के कुछ पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट पर ले जाता है। पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट उस जगह को कहा जाता है जिस जगह पर कई बार पैरानॉर्मल एंटिटीज को देखा गया हो। वो उन्हें एक खिड़की दिखाता है और कहता है कि रात में ये खिड़की अपने आप खुल जाती है और इस खिड़की से अजीब अजीब आवाज़ें भी आती है। फिर इसके बाद केयरटेकर उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहाँ दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। वो उन्हें बताता है कि यहाँ एक लड़का रहता था और उसी ने ये सब कुछ लिखा है। कुछ कुछ जगहों पर उसने ये भी लिखा था कि डीमंस इन माई हेड, डीमंस इन माई माइंड। इसके बाद वो लोग एक बाथरूम में जाते हैं जहाँ पर एक फीमेल पेशेंट ने खुद की जान ले ली थी।
फिर केयरटेकर उन्हें इस हॉस्पिटल के सर्विस टनल्स में ले जाता है और लेंस उन टनल्स को देखकर कहता है कि अगर कोई अकेला यहाँ आया तो वो पक्का इस भूल भुलैया में भटक जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लेंस मिलता है ग्रे कॉफर्ड से, जिन्हें इस हॉस्पिटल के रेनोवेशन का काम मिला था। ग्रे बताता है कि उसने और उसके साथ काम कर रहे लोगों ने यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फेस किया, जैसे अजीब आवाज़ें सुनाई देना या उनकी रेनोवेशन इक्विपमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाना। इसके बाद लेंस 2 कॉलेज स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछता है कि जब कॉलेज के बाद वो यहाँ टाइम स्पेंड करने आते थे तब उन्होंने क्या देखा था। वो कपल बताता है कि कॉलेज के बाद जब एक दिन वो हमेशा की तरह इस बिल्डिंग में हैंग आउट करने आए थे तो उसने एक आदमी को देखा जिसके बाल नहीं थे, वो गंजा था और उसने एक हॉस्पिटल गाउन पहना था जो यूजुअली पेशेंट्स को पहनाया जाता है। और जैसे ही उन्होंने उसे देखा वो ज़ोर से भागने लगा। ये देखकर वो कपल काफ़ी डर गया और फिर वहाँ से भाग गया। इसके बाद लेंस वहाँ के गार्डनर से भी यही सवाल पूछता है कि क्या कभी उसने यहाँ कोई अजीब चीज़ देखी, लेकिन गार्डनर बताता है कि उसने अभी अभी यहाँ ज्वाइन किया है। जिसके बाद लेंस उसे कुछ पैसों का लालच देकर कैमरे के सामने झूठ बोलने को कहता है और फिर वो गार्डनर बताता है कि उसने भी यहाँ भूत देखा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक साइकिक मीडियम ह्यूस्टन ग्रे जो लेंस प्रिस्टन के साथ इस हॉन्टेड प्लेस को विजिट करने आया है। वो इस हॉस्पिटल का जायजा लेते हुए कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी स्पिरिट है और हमें बिल्कुल भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन लेंस ह्यूस्टन की बात को अनदेखा कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैट पर, जो हर पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट पर एक नाइट विजन कैमरा लगा रहा था। कैमरा लगाने के बाद मैट अपने लैपटॉप पर चेक करने लगता है कि उसके सभी सीसीटीवी सही से काम कर रहे हो। तभी लेंस उससे पूछता है कि मैट, क्या तुम हमारे व्यूवर्स को अपने इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ बता सकते हो? जिस पर मैट कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले मैट बताता है ईएमएफ मीटर के बारे में। ईएमएफ मीटर हवा में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करता है। इंसानों द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो स्टेबल रहती है, लेकिन अगर कोई एनर्जी आसपास हो तो ईएमएफ मीटर की रीडिंग में स्पाइक देखने को मिलता है। इसके बाद मैट और भी इक्विपमेंट्स के बारे में बताता है और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं लेंस प्रिस्टन को जो कैमरा में बता रहा है कि अब वो 8 घंटे के लिए खुद को और अपनी टीम को इस हॉस्पिटल में बंद करने जा रहे हैं। जिसके बाद केनी, इस हॉस्पिटल का केयर टेकर, उन्हें अलविदा कहता है और कहता है कि अब मैं सीधा सुबह 6 बजे आऊँगा और फिर वो उन्हें लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब लेंस और उसकी टीम इस हॉस्पिटल में बंद हो गई है और वो तब तक इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक इस हॉस्पिटल का केयरटेकर मेन डोर ओपन नहीं करता, क्योंकि इस हॉस्पिटल की खिड़कियों को लोहे की रॉड से कंस्ट्रक्ट किया गया था, सील किया गया था ताकि पेशेंट यहाँ से भाग ना सके। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साशा एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट पर किसी घोस्ट से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद ये लोग सभी पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट पर जाकर घोस्ट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद इन लोगों के साथ एक बड़ा अजीब हादसा होता है। इन्हें सर्विस टनल से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन चेक करने पर इन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता सिवाय चूहों के। इसके बाद हम टीसी को देखते हैं जो हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर में अपने नाइट विजन कैमरा से फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास खड़ी एक व्हीलचेयर में हल्की सी मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन टीसी इसे नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन अगले ही पल टीसी का एक घोस्ट के साथ एनकाउंटर होता है। उसे एक बाथरूम से आवाज़ आती है और जब वो चेक करने जाता है तभी अचानक बाथरूम का दरवाज़ा एकदम से बजता है और ये देखकर टीसी भी काफ़ी घबरा जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद टीसी अपने बाकी साथियों को भी उसी लोकेशन पर बुलाता है। पहले तो टीसी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो उन्हें अपने कैमरा में रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है तब सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब लेंस और उसकी टीम समझ जाती है कि इस जगह पर कोई आत्मा ज़रूर है और वो उससे बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इतने में उन्हें पास ही के रूम से कुछ भारी सामान गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जब ये लोग चेक करने जाते हैं तब इन्हें दिखता है कि अस्पताल का एक स्ट्रेचर ज़मीन पर गिरा हुआ है। यह देखने के बाद ये सब काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि पहले ये जब इस रूम में आए थे तब स्ट्रेचर खड़ा था, लेकिन ह्यूस्टन का मानना अलग था। वो कहता है कि हो सकता है कि अस्पताल में कुछ घुसपैठिए घुस आए हो
जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेंस कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हॉस्पिटल में आने के लिए सिर्फ एक ही एंट्रेंस है और वो एंट्रेंस हमारे अंदर आने के बाद केयर टेकर ने लॉक कर दी थी। इसके बाद ये लोग अस्पताल के एक कॉरिडोर में किसी भूत से बात करने की कोशिश करते हैं और तभी साशा के बालों को कोई पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर सारी टीम चौंक जाती है और साशा घबराकर वहां से भागने लगती है। सब लोग साशा के पीछे भागते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन काफी पैनिक कर जाती है। एक तरफ लेंस सबको शांत करने की कोशिश कर रहा था, वही दूसरी तरफ साशा कह रही थी कि मुझे अभी के अभी इस अस्पताल से बाहर निकालो, मैं और रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहती। अब साशा वहां से निकलकर मेन एंट्रेंस के पास जाकर बैठ जाती है, जहां पर मैट ने अपने सीसीटीवी का सेटअप लगाया था। दूसरी तरफ टीसी, ह्यूस्टन और लेंस उस एंटिटी से बात करने की कोशिश कर रहे थे जिसने अभी अभी साशा के बालों को पकड़कर खींचा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। कोशिश करते करते ये लोग हॉस्पिटल के और अंदर चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद इन्हें रियलाइज होता है कि इन्हें वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा, यानी कि ये लोग अस्पताल में कहीं भटक गए थे। दूसरी तरफ मैट और साशा एंट्रेंस के पास इन लोगों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार इनके साथ कोई गड़बड़ नहीं होती। ये तीनों सही सलामत एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ये मैट और साशा से मिलते हैं और फिर सब लोग मिलकर अपना सामान पैक करने लगते हैं यहाँ से निकलने के लिए। तभी मैट कहता है कि तुम लोग बाकी का सामान पैक करके रखो, मैं हमारे कैमरास को हॉस्पिटल में लगे सभी हॉटस्पॉट से निकाल कर ले आता हूँ। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम होने के बाद भी मैट वापस नहीं आता। अब बाकी के लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग मैट को ढूंढने जाएंगे, लेकिन ह्यूस्टन कहता है कि मैं यहीं पर तुम लोगों का इंतजार करूंगा। अब लेंस, साशा और टीसी ये तीन लोग मैट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें अस्पताल के एक कॉरिडोर में मैट का सेलो टेप भी मिल जाता है। लेंस कहता है कि इसका मतलब मैट यही कहीं आसपास होगा। वो मैट को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब लेंस टीसी से कहता है कि हम तीनों को अलग अलग होकर मैट को ढूंढना चाहिए, लेकिन साशा कहती है कि ये एकदम बकवास आइडिया है, पहले ही हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम कह रहे हो कि हम तीनों अलग अलग हो जाए। अब लेंस कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ रहो, टीसी तुम दूसरी तरफ जाकर ढूंढो। अब टीसी मैट को ढूंढने के लिए अस्पताल के दूसरे कॉरिडोर में जाता है। उसे ढूंढते हुए टीसी को एक स्टेयरकेस से कुछ आवाज आती है। जब वो देखने के लिए ऊपर जाता है, तभी उसे कोई इनविजिबल पावर धक्का देती है, जिस वजह से वो काफी जोर से नीचे गिर जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। अब टीसी की आवाज सुनकर साशा और लेंस दोनों दौड़कर टीसी के पास आते हैं और फिर उसे संभालते हुए तीनों लोग वापस एंट्रेंस की तरफ चले जाते हैं। तभी ह्यूस्टन इन्हें कहता है कि सुबह के 6 बज चुके हैं, लेकिन केयर टेकर अभी तक गेट खोलने नहीं आया। ये सुनकर लेंस डिसाइड करता है कि ये लोग गेट तोड़ देंगे, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा पैनिक कर चुकी थी। अब ये लोग गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं और काफी अटेम्प्ट के बाद ये लोग गेट तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो इन्हें दिखता है उसे देखकर ये सभी लोग काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि गेट तोड़ने के बाद सामने एक और हॉलवे उन्हें दिखाई दे रहा था। ये देखने से लग रहा था कि अस्पताल के इस भूल भुलैया में ये लोग भटक गए हैं। अब उस हॉलवे से कुछ कदम और आगे जाने के बाद इन्हें एक और गेट मिलता है, जिसके ऊपर एग्जिट लिखा हुआ था। अब ये लोग उस गेट को भी तोड़ देते हैं, लेकिन उस गेट के आगे भी इन्हें एक और हॉस्पिटल का गलियारा दिखाई देता है। इसके बाद ये लोग अस्पताल की खिड़कियों को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिड़कियों को इतनी मजबूत तरीके से सील किया गया था कि किसी भी इंसान के द्वारा इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। अब ये लोग थक हार कर वहीं पर बैठ जाते हैं। इनके पास केयर टेकर का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी लेंस चेक करता है कि इन्होंने जो खाना अपने साथ लाया था क्या वो सही सलामत है या नहीं। जब वो बॉक्स खोलता है तो वो देखता है कि उस खाने में कीड़े पड़ गए थे, यानी इस जगह में सच में कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। कुछ देर बाद जब सबकी आंख लग जाती है, तभी अचानक से जो फोकस लाइट ये अपने साथ लेकर आए थे वो नीचे गिरकर टूट जाती है और इसकी आवाज से सब लोग डर के मारे जाग जाते हैं। अब ये लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी टीसी कहता है कि अगर हम इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर किसी तरह पहुंच जाए तो वहां से हम छत पर से किसी से मदद मांग सकते हैं या फिर इस अस्पताल की पाइपलाइन को पकड़कर नीचे उतर सकते हैं। सब टीसी की बात मान लेते हैं और निकल जाते हैं रूफ टॉप पर जाने वाली सीढ़ियों को ढूंढने के लिए। अब ढूंढते ढूंढते इन्हें एक टेरेस पर जाने वाली सीढ़ी भी मिल जाती है, लेकिन सीढ़ी के एंड पर पहुंचने के बाद उन्हें कोई दरवाजा नहीं मिलता। उन्हें मिलता है एक सॉलिड दीवार। ये देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि रूफ टॉप पर जाने के लिए जो दरवाजा यहाँ था
उसे हटाकर यहाँ पर दीवार क्यों बनाई गई। इसके बाद इन्हें नीचे से कुछ आवाज़ आती है। इन्हें लगता है कि वहाँ पर मैट होगा। ये लोग जब देखने के लिए उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक खाली बेड दिखाई देता है, जिसके पास जाते ही वो अपने आप हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर सब काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अफरा तफरी में ये लोग एक कमरे में घुसकर वहां बैठ जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि साशा की पीठ पर बहुत गहरे जख्म हो चुके हैं। इसके बाद मैट को ढूंढने के लिए ये लोग दोबारा से एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक कोने में खड़ी कोई लड़की दिखाई देती है। जब लैंस उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, तभी वो लड़की उनके ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अफरा तफरी में ह्यूस्टन इन लोगों से अलग हो जाता है और ह्यूस्टन भी इन लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एक घोस्ट ह्यूस्टन को हंट करने लगता है और गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। अब सीन चेंज होता है और हम लेंस को देखते हैं, जो टीसी और साशा के साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन तभी जब साशा एक दरवाजे के पास खड़ी थी, उस दरवाजे को तोड़कर एक हाथ बाहर आता है और साशा को पकड़ने की कोशिश करता है। ये सब देखकर तीनों काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जब ये लोग एक कमरे में छुपने के लिए जाते हैं, तभी इन्हें वहां मैट दिखता है और मैट ने हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था, जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स को पहनाया जाता है। इसके बाद ये लोग मैट को वहां से लेकर एक कमरे में जाते हैं, जहां पर ये लोग शांति से बैठकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैट इन्हें कहता है कि हम सब लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम बाहर तभी निकल पाएंगे ना जब हम ठीक हो जाएंगे। यानी कि मैट एक मेंटल पेशेंट की तरह यहाँ पर उन लोगों के साथ बात कर रहा था। ये देखकर लैंस और बाकी सब समझ जाते हैं कि मैट को किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया है। अब ये लोग एक जगह पर शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन तभी जिस रूम में ये लोग बैठे थे, उस रूम की सभी दीवारों से काले हाथ निकलने लगते हैं, जो हाथ इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर सब लोग वहां से भागने लगते हैं और अब ये लोग उस कमरे में जाकर छुप जाते हैं जहां पर एक पेशेंट ने बाथ टब में सुसाइड किया था। तभी लेंस देखता है कि उस बाथ टब में पूरी तरह खून भर चुका है। ये देखकर टीसी कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। जब ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, तभी मैट उस टब के पास जाकर रुक जाता है। टीसी मैट को वापस लाने के लिए जब उसके पास जाता है, तब टब के अंदर से एक हाथ निकलकर टीसी को टब में खींच लेता है। अब टीसी को उस खून से भरे बाथ टब से बाहर निकालने के लिए लेंस टब को गिरा देता है, लेकिन टब से सारा खून तो नीचे गिर जाता है, लेकिन टीसी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। टीसी एकदम से डिसअपीयर हो चुका था। अब लेंस, मैट और साशा ये तीनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और इन्हें तभी एक लिफ्ट दिखाई देती है। अब लेंस उस लिफ्ट का दरवाजा खोलकर देखता है कि वहां से नीचे जाने के बाद उन्हें सर्विस टनल्स का एक्सेस मिल सकता है और सर्विस टनल्स के थ्रू ये लोग बाहर निकल सकते हैं। नीचे उतरने से पहले लेंस साशा से कहता है कि मैं हमारे लिए कुछ सप्लाईज लेकर आता हूँ, जो नीचे जाने के बाद हमारे काम आएगी। खैर, जब लेंस सप्लाईज को ढूंढने जाता है, तब उसे वहां पर एक कटी हुई जीप दिखती है। वो देखता है कि उस जीप के आसपास छत से खून टपक रहा है। जब लेंस छत की ओर देखता है, तभी उस पर एक जीप कटा हुआ पेशेंट हमला कर देता है। ये देखकर लेंस तेजी से लिफ्ट की ओर भागता है और तभी साशा लेंस को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर भागती है। इतने में मैट लिफ्ट के एम्प्टी स्पेस में छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। जब लेंस और साशा नीचे उतरकर देखते हैं, तब तक मैट की मौत हो चुकी थी, लेकिन इन्हें सर्विस टनल्स का एक्सेस मिल गया था। अब सर्विस टनल एक हाईवे की तरह लंबा था, लेकिन फिर भी लेंस और साशा मिलकर इसे पार करने का फैसला करते। ये लोग घंटों तक चलते ही रहते हैं, लेकिन सर्विस टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक टाइम के बाद साशा को इतनी थकान हो जाती है कि उसे खून की उल्टियां होने लगती है और साशा की वजह से लेंस डिसाइड करता है कि वो एक कोने में साइड में बैठकर थोड़ा आराम कर लेंगे। अब जैसे ये लोग साइड में बैठकर थोड़ा आराम कर रहे थे, तभी अचानक पूरे सर्विस टनल में सफ़ेद धुआं छा जाता है और जब धुआं हटता है, तब लेंस देखता है कि साशा उसके साथ नहीं है। अब वो पूरी तरह अकेला हो चुका है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बहुत टाइम से खाना और पानी सही से न मिलने की वजह से लेंस की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल हो चुकी है। इसीलिए वो आसपास घूम रहे चूहों को भी कच्चा चबाकर खाने लगता है। कुछ देर बाद लेंस को एक कॉरिडोर दिखाई देता है, जिसमें पेशेंट के ब्रेन के अजीबोगरीब फोटोज लटके हुए थे
और एक तरह से वो एक रिसर्च लैब लग रही थी जिसमें ह्यूमंस पर इलीगल रिसर्च किए जाते हो। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उस रूम के कोने में ज़मीन पर सैटेनिक रिचुअल्स के कुछ निशान भी बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर काला जादू भी किया जाता हो। और वहीं पर पास में एक किताब भी रखी थी जिसमें जो भाषा लिखी हुई थी वो कोई एशियंट लैंग्वेज लग रही थी। अब लेंस को उसके पीछे से आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि कुछ 4-5 डॉक्टर मिलकर एक पेशेंट के साथ कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और अगले ही पल वो डॉक्टर एकदम से लेंस के सामने आ जाते हैं और उस पर भी अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही हॉरर कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा। साथ ही साथ अगर आप लोग कोई कोरियन ड्रामा देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर टैप कीजिए। इसमें मैंने टोटल 10 ड्रामास के बारे में बताया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं उन ड्रामास के बारे में तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर टैप कीजिए। मैं आपको वही मिलूँगा।